मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रधान, विभागाध्यक्ष समाजकार विभाग। आज हम लोग जनसंख्या नीति 1976 पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि हमारे देश में निर्धनता की संख्या ज़्यादा है, गरीब परिवार ज़्यादा हैं, भूखमरी ज़्यादा है। उसके अगर कारणों पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा और प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि रेट जो है बहुत ज़्यादा है और हमारे देश की जो आवश्यकताएँ हैं उसके अनुसार जो है जनसंख्या की निरंतर वृद्धि जो है हमारे गरीबी को मुख्य कारण है, जो गरीबी की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए इस नीति को जो है लागू किया गया और इस नीति का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य था जनसंख्या पर नियंत्रण करना। इसके लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार की स्कीमों, विभिन्न प्रकार के सर्विसेज का जो है नियोजन किया जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि उसका लाभ उठा करके लोग जनसंख्या नियंत्रण में अपनी भागीदारी को निभा सके। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, बहुत से विदेशी फंडिंग संस्थाएं, देश की फंडिंग संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं कि जो है जो भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्कीम या योजनाएं या कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है, उसका उपयोग करते हुए जो है जनसंख्या नियंत्रण में जो है अपने अहम भूमिका निभाएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। यानी जब दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तब से लेकर के सातवीं पंचवर्षीय योजना तक हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके माध्यम से जो है देश के कोने कोने तक जो है परिवार नियोजन से संबंधित जागरूकता प्रदान की गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार की विभाग और कार्यक्रम के अधिकारियों ने इसमें काम किया और कोशिश किया कि जो है इस योजना को सफल बनाया जाए और इस योजना के माध्यम से अपने देश की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। इसको लागू किया गया था और परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत हद तक सक्सेस भी रहा। लोग इससे भागीदारी भी निभाए, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे ग्रामीण डेवलपमेंट हो, चाहे हेल्थ डेवलपमेंट हो। सभी ने एक ज्वाइंटली एफर्ट करते हुए, एक संयुक्त प्रयास करते हुए भारत सरकार की संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और वित्तीय संस्थाएं मिल करके, कुछ हमारे जो है लोकल स्थानीय गवर्नेंस हैं जो आपस में मिल करके इसको सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जब सातवीं पंचवर्षीय योजना तक पर्यावरण नियोजन को लागू किया गया था, उस समय 1977 में इसे पर्यावरण कल्याण की अवधारणा पर दिया गया था। इसका जो मेन मोटो था कि परिवार का कल्याण करना, और ये 1977 में इस अवधारणा को लेकर के हमारे देश में लागू किया गया था और कोशिश ये किया गया था, मेन जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य था कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए। जिस तीव्र से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या पर कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जो है हमारे देश की विकास की जो है गति में जो बाधा पैदा हो रहा है उसे हम दूर कर सकें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में भी बना, जिसमें ये कहा गया था कि 2000 तक प्रजनन दर को 1 तक लाना है। यानी जो प्रजनन हमारी दर है, जो बर्थ रेट है, उसको 1 तक लाना होगा, जिसके लिए जन्म दर 21 प्रति हजार लाना, मृत दर को 9 प्रति हजार तक लाने की कोशिश होगी। ये 2000 तक का टारगेट दिया गया जब 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण किया गया। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 2000 तक हमारे देश की जो प्रजनन दर है उसको 1000 करना होगा और जो हमारी जन्म दर है 21 प्रति हजार तक, मृत दर को 9 प्रति हजार तक लाना होगा। तब हम जनसंख्या नियंत्रण में जो कंट्रोल करने में हम सक्षम हो सकते हैं। और उसको ध्यान में रख करके फिर जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति फरवरी 15 2000 में लागू की गई थी, जिनका उद्देश्य था 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित करना, यानी हम 2 हमारे 2। ये एक जो हमारी लक्ष्य थी, जो हमारा गोल था, उसको जब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बनी थी,
जो 15 फरवरी को कार्यान्वित की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 2 बच्चों के मानकों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि 2016 तक जनसंख्या स्थिर किया जा सके। यानी जो जनसंख्या का रेट तीव्र गति से बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा सके और उस पर नियंत्रित करते हुए हम अपने परिवार कल्याण संबंधी और बच्चों के मानकों को प्रोत्साहित करने की संबंधी जो है हम इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिए जो उपाय उसमें सुझाए गए थे, जो उस समय नीति बनी थी 2000 में, उसमें ये जो है उपाय बताया गया था कि प्रति 1000 पर शिशु मृत्यु दर 30 से कम लाना होगा, यानी 30 से कम करना होगा। यानी जो हमारे देश में शिशु मृत्यु दर है, उसको 30 प्रति 1000 पर लाना होगा, तब हमारे जा कर के इसकी नियंत्रण की इसमें सक्षम हो सकते हैं। दूसरा है एमएमआर, यानी 1 लाख जीवित जन्मों के लिए 100 से कम करना। यानी हमारे देश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृत्व मृत्यु दर है, वो 100 से कम करना होगा। अभी हमारी स्थिति जो है 100 से बहुत ज़्यादा है, यानी उसको हमें कम करना होगा। जो 1 लाख पर हम उसको आंकते हैं, लेकिन उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के सर्विसों, विभिन्न प्रकार के स्कीमों को लागू करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना पड़ेगा, ट्रेंड पर्सन को डेवलप करना पड़ेगा और गांव-गांव तक, हर घर-घर तक जो है इसके लिए जो है हमें अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग होम डिलीवरी न करा करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, ताकि जो भी हाई रिस्क केसेज होते हैं उसको नियंत्रित किया जा सके और सरकार द्वारा जो है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए इसमें मृत्यु दर में, मैटरनल मृत्यु दर में हम कमी ला सकें और कम से कम 100 से भी इसको कम करें, जो आज हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा था बाल विवाह प्रतिबंध कानून का पालन करना। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था, उस पर हम प्रतिबंध लगाएं, उस पर हम कंट्रोल करें, उस पर हम नियंत्रण करें और उसको हम कड़ाई से पालन करते हुए जो है जो भी हमारे देश में बाल विवाह हो रहे हैं उसे रोकने का प्रयास करें। इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, संस्थाओं का पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट के समूहों का पार्टिसिपेशन, राज्य सरकार का पार्टिसिपेशन और फंड एजेंसी का पार्टिसिपेशन भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद समझेंगे कि चाइल्ड मैरिज एक क्राइम है, एक अपराध है और यह नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और जो इसके अंतर्गत जो बाल विवाह एक्ट के अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए हम चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को रिमूव कर सकते हैं, अपने देश से हटा सकते हैं। इसके प्रति, अगर इसके कारणों के प्रति हम देखें तो लोगों की मानसिकता है, लोगों की सोच है कि जो है लड़कियां हमारे ऊपर भार होती हैं, बोझ होती हैं और पढ़ लिख लेंगी, बड़ी होंगी तो हमें दहेज एक जो दानव के रूप में हमारे देश में बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, उसको दिखते ध्यान में लोग अपने बच्चियों की शादी छोटी उम्र में ही कर देते हैं, जबकि छोटी उम्र जो है उनके खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, अपने सुखी परिवार, सुखी रहने का समय होता है, जिसको हम एक परिवार के रूप में बांध देते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि उस स्थिति में जो है बच्चियां या बच्चे जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उतना विकसित नहीं होते हैं कि एक परिवार के रूप में अपने को, एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने को जो है अपने और उसमें जो है चाइल्ड की बात को कर सके। इसलिए बाल विवाह प्रतिबंध कानून का पालन करना अति आवश्यक है और हर क्षेत्र में इसका होना चाहिए, इसको कंट्रोल होना चाहिए। इससे हम ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट को कम कर सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं कि जो बाल हैं, जो बालक हैं, वो जब अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकसित नहीं हैं तो वो बच्चे पैदा करने में कैसे कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो उसमें बच्चे के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए हाई रिस्क होता है। तो इसलिए हमें बाल विवाह प्रतिबंध को, कानून को पालन करना पड़ेगा, कड़ाई से पालन करना पड़ेगा और इसके लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। सर्वव्यापक प्रतिरक्षा, यानी ऐसे जो है यूनिवर्सल टीका, इम्यूनाइजेशन का ही होना चाहिए, जो टीकाकरण है, जो सभी प्रकार के, सभी उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण की जो प्रदान किया गया है, 5 साल से जो उम्र के बच्चे हैं वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी बच्चों को होना चाहिए, चाहे वो बीसीजी टीका हो, चाहे डीपी टीका हो, सुली का हो, चाहे टिटनेस का हो, चाहे बूस्टर हो या विटामिन हो, वो सभी जो है
प्रतिशत होना चाहिए। इससे हमारे मृत्यु बच्चों की मृत्यु दर में, मैटरनल मोर्टेलिटी की मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और विभिन्न प्रकार की होने वाली बीमारियाँ, कुपोषणता को भी दूर किया जा सकता है। यानी ये प्रतिरक्षक यानी प्रतिरोधक के रूप में काम करते हैं। जितने भी हम हमारे पास टीकाकरण के हैं और टीका कराने से बच्चों को हम सेव कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से रोक सकते हैं, पोलियो मुक्त कर सकते हैं, विकलांगता दिव्यांगता को भी कम कर सकते हैं, महिलाओं की मृत्यु दर को भी कम कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। इसलिए सर्वव्यापक प्रतिरक्षक जो है इस नीति में इसको उपाय के रूप में रखा गया था। एड्स के बारे में सूचना उपलब्ध कराना यानी हमारे जन जन तक एचआईवी और एड्स के बारे में बताना है, जागरूक करना है, क्योंकि ये भी एक महामारी के रूप में, एक उसमें रूप में पूरे देश में फैल रहा है। पहले शुरू में कम था, लेकिन धीरे धीरे एचआईवी एड्स से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो एचआईवी एड्स के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि ये कैसे फैलता है, इसके रोकने के क्या उपाय हैं और इसको हम कैसे लोगों को जो ग्रसित हैं उनको हम अपने शामिल करते हुए कैसे उनके मानसिक और शारीरिक जो सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं। तो एचआईवी और एड्स के बारे में जन जन तक, लोगों तक बताना है, उसके बारे में जागरूक करना है और उससे जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का उपयोग करते हुए इससे लोग अपने को दूरी बनाए रखें, दूर रखें और सेफ करने में मदद करें। सुरक्षित गर्भपात की सुविधा बढ़ाना यानी जो प्रसव है वो सुरक्षित सेव करना है, इसकी सुविधा को बढ़ाना है। अभी हमारे देश में हेल्थ सेंटर बहुत हैं, स्वास्थ्य केंद्र बहुत हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत हैं, ट्रेंड वर्कर भी बहुत हैं, लेकिन बहुत से जगह पर जो है सेफ डिलीवरी के लिए सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वो सुविधाओं को हर लेवल पर यानी ग्रामीण स्तर से लेकर के दूरस्थ एरिया से लेकर के शहर तक जो है हमें बढ़ाना होगा। हमें कोशिश करना होगा कि इसमें वृद्धि किया जाए ताकि इससे जो शिशु मृत्यु दर है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी दर है, उसको हम कम कर सकें। इसलिए सुरक्षित गर्भपात की सुविधा को बढ़ाना होगा। विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को देना पड़ेगा। जैसे टिटनेस का टीका है, आयरन फॉलिक एसिड है, जो महिलाएं में रक्त की कमी होती है उन रक्त की कमी को हम उनको आयरन फॉलिक एसिड के माध्यम से दूर कर सकते हैं, जो 100 गोली प्रेगनेंसी के समय लेना पड़ता है। टिटनेस के टीके भी लगाने होते हैं, उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस होती है, हेल्थ चेकअप भी रेगुलर होती है, जिससे ये पता चलता रहता है कि मैटरनल यानी माता और बच्चा जच्चा बच्चा दोनों का ग्रोथ प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी मिलती रहती है। तो सुरक्षित गर्भपात की जो सुविधाएं हैं वो शहर में, ग्राम में, दूरस्थ एरिया में हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके जो है अपनी सुरक्षित प्रसव करा सकें और जच्चे बच्चे को सुरक्षित रख सकें, जिससे हम इसमें वो कर सकते हैं। 80% प्रेग्नेंट के लिए स्वास्थ्य सुविधा हो, यानी जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो एएनसी केयर की बातें हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके समय में उपलब्ध होना चाहिए। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी है उसमें जैसे टीटी का टीका है, बात किया हमने, आयरन फॉलिक एसिड की बात किया हमने, उनको न्यूट्रिशियस फूड की जो बात करते हैं, उनको कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे रेस्ट की बात करते हैं, उनको भारी वजन नहीं उठाने की बात करते हैं, उनके आयरन फॉलिक एसिड गोली देने की बात करते हैं, उनका प्रॉपर चेकअप की बात करते हैं और ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करते हैं। तो जो भी हमारे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं वो प्रोवाइड होना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए, जिससे वो भी ठीक रहें और आने वाला बच्चा यानी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और दोनों जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति उन्हें वो उसके लिए भी हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को देखना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर ये सब चीज़ें अगर इस तरह के हम उपाय करते हैं और इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की जो स्टेटस है, जनसंख्या वृद्धि की जो रेट है उसको हम कम कर सकते हैं और उसको में जो है हम जो है सफल हो सकते हैं। क्योंकि हमें मानना होगा कि हमारे देश के पास जो उपलब्ध संसाधन है वो संसाधन सब तक पहुँचे, लेकिन अगर देश की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर इसी तरह बढ़ता रहा
और हमारे संसाधन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती रही, तो दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा और उसकी वजह से जो हमारे देश की विकास की गति जिस स्पीड से होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण जो नीति बनाई गई थी 1976 में, 1983 में और 2000 में, उस पर हमने संक्षेप से जानने का प्रयास किया कि जनसंख्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की जो है हमारी जनसंख्या नियंत्रण की हमारी जो नीति है